मठ रहता ना, हर एक कैस्ट को एक मठ है। तेलंगाना में अभी जिंदा है पूरा सिस्टम। This fact has actually miffed any number of historians and people who have studied India, that despite so many invasions, the core of its culture has not been destroyed. For instance, Christianity came to India, but it couldn't convert the entire society. In many African countries, mass conversion was possible in just a few years. So it's all related to the way human identity and community identity has been built in this country. आज हम जिन चीज़ों का रोना रो रहे हैं कि हमारे हाथ से कैसे हमारी चीज़ें फिसलते चली गईं, हम लोगों ने अपनी उज्जवल विरासत को संभाला नहीं, सहेजा नहीं, और आज वो विलुप्ति की कगार पर पहुंच चुकी हैं। तो उसकी जड़ें कहीं सुदूर औपनिवेशिक काल में हैं। और महात्मा गांधी ने सचेत किया कि दरअसल ये सैन्य पराजय नहीं है, ये सभ्यता की पराजय है। ये जो विषय है कि भिक्षावृत्ति का कला में योगदान, तो जो पहली बात सुबह भी सत्र में आई थी, तब ये कि भिक्षा जो गुरुजी से हमने समझा है, भिक्षावृत्ति है जो इंदौर का जिक्र किया अभी, तो वो भीख कोई दयनीय होकर कोई लाचारी में मांगी गई चीज़ भिक्षा नहीं है। भिक्षा लाचार व्यक्ति को नहीं दी जाती है ना, वो एक अलग चीज़ है। कोई व्यक्ति दयनीय है और वो कुछ मांग रहा है तो वो एकदम अलग स्थिति, उसको भिक्षा आप नहीं कह सकते। और भिक्षा मांगना या लेना कोई अपमान की बात या गुलामी की बात जैसे सुबह मंच से कह गई, मैं मतलब विनम्रता से अपना असहमति व्यक्त करता हूँ कि भिक्षा गुलामी नहीं है, बल्कि अगर हम वृत्तियों की बात भी करें, समाज को देखें अपन, तो जो वैश्यवृत्ति वाले हैं या जो कर्म वृत्ति वाले हैं, उनके ऊपर भिक्षा जो पे जिनका जीवन रहा है, वृत्ति जिनकी भिक्षा की रही है, वो उनका समाज में स्थान ऊंचा ऊपर था, हमेशा से ऊपर था। तो और बल्कि जो 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 कर्मवृत्ति वाला व्यक्ति है या वैश्यवृत्ति वाला व्यक्ति है, वो भिक्षा देकर के उपकृत होता था, वो उसके पैर छू के धन्यवाद देता था कि आपने मेरे यहाँ पर आए और आपने मुझसे भिक्षा ग्रहण की। तो वो भिक्षा देने वाला भिक्षा दे करके उपकृत होता था, वो कृतज्ञ होता था, वो आभार मानता था, वो ही फील ग्रेटिट्यूड कि मुझे इनको भिक्षा देने का, इनको सेवा करने का मुझे मौका मिला। तो जो हमने समझा है गुरुजी के ज़रिए या धर्मपाल जी के ज़रिए या गांधी के ज़रिए या बाकी लोगों के ज़रिए कि भिक्षा दयनीयता या गुलामी नहीं है, ये मेरा कहना था। फिर जहाँ तक बात कला की है, तो जो जिसको हम भिक्षावृत्ति समाज कह रहे हैं, भिक्षावृत्ति वाले लोग कह रहे हैं, जातियाँ कह रहे हैं भिक्षावृत्ति वाली, तो हम सुबह से देख रहे हैं, मतलब ना कि हम नींद से उठे भी नहीं थे कि यहाँ पर कुछ गानों की और तानपुरे की आवाज़ हमको सुनाई दी, और बहुत अच्छे उन्होंने भजन गाए, कबीर को गाया, बाकी पारंपरिक भजन गाए। तो ऐसी सुबह कितनी सुंदर सुबह होती है ना। आप अलार्म से उठते हो, अलार्म कितना कर्कश होता है, तो वो शुरू ही आपका एक कर्कश, एक तरफ आपका सुबह एक कर्कश ध्वनि से हो रही है और एक सुबह आपकी तानपुरे की और एक कबीर के दोहे से सुबह हो रही है, तो दोनों में कितना गुणात्मक फ़र्क है। तो जो ये समाज रहा है, इसने अपनी कलाओं के ज़रिए, चाहे वो नाचना हो या घुंघरू की आवाज़ हो या गीत हो, हाँ, या उनका जो श्रृंगार है, मतलब हम जब कला की बात करते तो हम उनके पहनावे को, श्रृंगार को हम कई बार उसको हम लोग इग्नोर कर देते हैं, लेकिन वो भी एक एस्थेटिकली काफ़ी सुंदर है। उसमें रंग संयोजन है, उसमें पैटर्न्स हैं, उसमें आकार हैं, है ना। तो वो अपने आप को सुंदर बना के पेश करते हैं, जिस तरह का चरित्र वो पात्र वो लेकर के आते हैं। तो उसमें आवाज़ हैं, उसमें रंग हैं, उसमें कई तरह की गूंज हैं। तो ये इस तरह की सुबह अगर हमारी होती है, इस तरह से हमारी शाम होती है, तो मतलब इससे सुंदर जीवन नहीं हो सकता। फिर आप चाहे जैसे गुरुजी कहते हैं कि कोई कपड़ा बुन रहा है करघे पर, तो वो अगर कोई व्यक्ति कहीं डमरू बजा रहा है या कोई गीत गा रहा है,
तो वो अपनी करघे का जो ठोकने की आवाज़ आती है लकड़ी के जो शटल की, तो उसके साथ उसको रिदम मिला लेता था। या कोई महिला घर में अपनी मिर्च कूट रही है, मसाला कूट रही है, या ढेकी पर धान, वहाँ पर ढेकी रखी हुई है, ढेकी पे धान कूट रही है, तो वो उसके ताल के साथ अपने उसकी ताल मिला लेंगे, तो उस रिदम में काम होता था। इवन खेत में भी लोग काम कर रहे हैं तो वो भी गीत गाएंगे, वो भी काम करेंगे। तो अगर आपकी सुबह इस तरह संगीतमय होती है और शाम आपकी संगीत में होती है, तो फिर आपके जीवन में संगीत, आपके जीवन में सौंदर्य रहता है, और फिर वो आपके हर काम में से झलकता है, हर काम से बाहर आता है, और आप फिर काम को बोझा नहीं मानते, उससे आप आनंद लेते हो। तो वो काम आपको समृद्ध करता है, सिर्फ पैसे के दृष्टिकोण से नहीं, एक व्यक्ति के रूप में भी आपका चरित्र, आपका दिल दिमाग खुलता है। अगर आप कोई सुंदर काम कर रहे हो तो उस काम में सुंदरता है। तो इस तरह से ये जो समाज रहा है, ये सिर्फ हमसे आटा लेने के लिए या 2 मुट्ठी चावल लेने के लिए नहीं है, या हमसे उनका उतना रिश्ता कभी नहीं रहा है। इनका रिश्ता हमारे गुरुओं के जैसा रहा। इन्होंने हमारे को लोक शिक्षित भी काम, जैसे गुरु जी कहते हैं कि ये लोक शिक्षक भी रहे हैं। ये कोई सांप लेकर आएगा, कोई भालू लेके आएगा, कोई बंदर लेके आएगा, तो वो हमको बताएगा कि ये क्या खाते हैं, कैसे रहते हैं, इनका स्वभाव किस तरह का है, इनसे हमारा रिश्ता क्या है, सांप का और इंसान का रिश्ता क्या है, भालू का इंसान का रिश्ता क्या है। उनकी कहानियाँ सुनाते थे, कई प्रकार की लोक कथाएँ होती थी, जिससे हमको समझदारी समझ में आती थी, हमको नीति के बारे में समझ में आता, हमको मूल्य समझ में आते थे, हमको इतिहास परंपरा समझ में आती थी। रात को कई प्रकार के तमाशे, नाटक, रामलीला वगैरह होती थी। तो ये सब जो समाज रहा है, ये सुबह से शाम तक बाकी समाज के साथ जुड़ कर के रहा है। उसके लिए सिर्फ मनोरंजन नहीं किया है, उसके जीवन को सुंदर बनाया है और उसको समृद्ध बनाया है। ये मुझे लगता है। तो मैं ज़्यादा भाषण नहीं देता, क्योंकि मुख्य काम वो इनका है। तो मैं आमंत्रित करूँगा, एक नाद के साथ शुरू करना चाहिए। तो राममूर्ति जी रुंजा बजाएंगे। जो कलाकार को आप देख रहे हैं रुंजा पर, उनका नाम अंगलकुर्ती राममूर्ति जी है। वो आए हैं तेलंगाना के नलगोंडा जिला और शालीगांव से। तो कुछ सालों से वो इसमें है। विश्वकर्मा के उपकुल रुंजवारू से वो जुड़े हैं। सभाए नमः, सबको नमस्कार। और ये म्यूजिशियन है, ये म्यूजिशियंस बजाते नहीं, गाते भी। गाना कला, संगीत कला, परफॉर्मेंस और रिचुअल परफॉर्मेंस, ये टेंजिबल इंटेंजिबल कल्चरल सेंटर्स है। एक एक कलाकार अपने संग बहुत कुछ मटेरियल है। ये गाना संगीत के अलावा बहुत कुछ है। वो क्या है, हम आज उसका कला माध्यम से देखेंगे। सब लोगों को ये नहीं रहते, थोड़े लोगों को ज़्यादा रहते हैं, थोड़ा लोगों को कम रहते हैं, मगर सबके पास वो एक कॉपर प्लेट है, वो कॉपर प्लेट रहता है। वो कॉपर प्लेट ने एक पंचायत दिया गया है, उसमें
पूरा विलेज हेड्स एंड कम्युनिटी हेड्स मिला के उसको वो कॉपर प्लेट देते हैं। वो कॉपर प्लेट में क्या रहता बोले तो वो म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट या परफॉर्मेंस, वो उपजाति का हिस्ट्री रहता है उसमें, और वो देखने वाला सुनने वाले अपने कम्युनिटी लोग उसको कितने पैसे देना, कितने क्या क्या देना है, धान क्या देने का है, और इसमें लिखा रहता है कि उसको धान कितने देना है, कौन कौन देना है, कहाँ कहाँ देना है, कहाँ देने का है। एक पट्टी बोलते हैं उसको। पट्टी माने 40 विलेजेस, एक टीम, नहीं तो एक आदमी कलाकार 40 विलेजेस में ही जा सकते। वो 40 विलेजेस का नाम भी इसमें रहते हैं, ताकि दूसरा विलेज में जाके नहीं सुनाने का। क्यों बोले तो वहाँ दूसरा आर्टिस्ट रहता, उसको कंपटीशन नहीं रहने का है। सी दी ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच। वो अच्छा गाता है, दूसरे वाला अच्छा नहीं गाए तो उनका पेट गुजरता नहीं, ताकि वहाँ नहीं जाने का, कॉम्पिटिटर नहीं बनने का, इसमें लिख के रहता है। इसको सब लोग मानना पड़ता। इसमें ये लोगों का हेड भी रहता है, वो कैस्ट पीपल का भी रहता है, पूरा विलेज हेड्स और तरीका का पूरा पंचायत बोले तो एक 40 विलेजेस का लोग उसको साइन करते हैं। सो दिस इज़ द सिस्टम। वो ये कॉपर प्लेट में इसके पास विश्वकर्मा है। ये विश्वकर्मा इंस्क्रिप्शन में उसका रुंजा, उसको बोलते हैं रुंजा। वो रुंजा का क्या क्या खूबियाँ हैं, क्या गाना है उसमें। 5 दिन का गाना, दक्ष यज्ञम, पार्वती कल्याणम, ऐसा 5 एपिसोड्स, 5 डेज। वो 5 डेज बजाना बोले तो कहाँ बजाना, उन्होंने जाके पहले विलेज हेड को बोलने का है, मैं ये रुंजा वाला हूँ, देखिए ये मेरा आइडेंटिटी है बोले तो उन्होंने एक्सेप्ट करते। तब वो कैस्ट लोग उसके पास जाके डेट तय करके वो कथा बोलते हैं। सो लॉट ऑफ सिस्टमेटिक प्रोसीजरल मेथडोलॉजी है इसमें। वो पूरा ज़्यादातर एक स्क्रॉल, पेन से पेपर स्क्रॉल एंड मेटल इंस्क्रिप्शन, ये दोनों में रहता है। इसमें ज़्यादा तरह का हर किस्म का रहता, माने ये लोग इसका गुरु रहता, हेड, और ये लोग मठ रहता ना, हर एक कैस्ट को एक मठ है। तेलंगाना में अभी जिंदा है पूरा सिस्टम, ताकि वो मठ में ये लोग 40 विलेजेस में जितना ही चाहिए उतना वो पैसे लेके आके ये मठ को ईयरली 5 रुपये 10 रुपये, अब का बात नहीं, सालों से 60 50 100 ईयर्स के पहले का बात, 5 रुपये बोले तो वो भी पैसे देते हैं मठ को। मठ चलाना है। ये मठ क्यों चलाना है? ये सब लोगों का देखभाल करना है। ये बुक छपा है, ये पूरा उपजाति वाले का म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स, इसमें एक एक का हिस्ट्री निकाले तो बुर्रवीण कोंडप्पा, ये पद्मश्री आया, उनको 100 रागास मालूम है पूरा, किसी में तो भी शामिल हो जाएंगे। क्लासिकल म्यूजिशियंस के संग जाके तब का तब बैठ के उसके संग बजा सकते। दे आर नॉट अल्ला टपा पीपल, दे आर पंडिट्स, दे कैन राइट। ज़्यादा तरह का लोग क्या बता, हम इलिटरेट समझते हैं ये लोगों को, बट दे आर नॉट इलिटरेट, दे कैन राइट एंड रीड। दे विल राइट देयर शिष्य का कहाँ कहाँ है, इसमें
लिखते हैं पेपर। और ये पेपर मैन्युस्क्रिप्ट में नहीं है, ये यहाँ है पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट, इसमें भी वो लिखते हैं। ये लिखने का ये लिखने का अलग, ये घंटम बोलते हैं, स्टाइलस, इससे वो लिखने का है। ये भी जानता है। ये कौन तैयार करेंगे? ये लोग ही तैयार कर लेते। दे आर नॉट डिपेंडेंट्स हियर, they make their own musical instrument, their own styluses, and they write toddy palm leaf लेके आके उसको क्लीन करके उसको दूध में रख के रात में उसका सॉफ्ट करके तब लिखते हैं। उसका एक अलग साइंस है। मैं ये बोलना चाहता हूँ, हम समझते हैं इसको दे आर इलिटरेट, बट नॉट। हम पेपर में लिख के पंडित बोल कह सकते हैं हम, मगर वो मेटल में भी लिख लेते, पेपर में भी लिखते, और जहाँ बोले तो वहाँ। इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ऑडियंस का ब्रेन में लिखते हैं, जो उन्होंने बोलना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। वही परंपरा है, दैट इज कॉल्ड मेमोरी टू मेमोरी, ब्रेन टू ब्रेन। ये कला उन्हीं का है। वो अपना हम वहाँ तक नहीं जा सकते, मगर हम समझते कि हम बहुत पढ़े लिखे हैं। ओके। और ये इसमें ये पेपर मैन्युस्क्रिप्ट में क्या लिखते, उसका भक्त का नाम, उसका शिष्यगण का नाम, कौन कितने पैसे दिए, ये भी लिख के रहते हैं। दे मेंटेन आर्काइव्स, पुराना पत्र जीवो, ये रहता ना, एक हिस्ट्री विभाग है। हम समझते हैं उसको देख के कोई जा रहा है, गंवार जा रहा है, मगर वो गंवार नहीं है। अपना पूर्वज पंडित का इक्वल उनका ब्रेन काम करता है, उसका हाथ काम करता है। तरीका 100 म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स वो बनाते हैं। वो जंगल में जाते हैं, एंट ईटर लेके आते हैं, वो पूरा किस्सा अलग है। वो जो प्रकृति में मिलता है वही लेके आके वाद्य बनाता है। तो उसके लिए भी ज़्यादा जानकारी चाहिए। उसका परंपरा से जो ज्ञान आता है उसका पुत्र है ये भी उनका बच्चों को सिखाते हैं। वैसे ही चल के आ रहे हैं सदियों से। अब वो वीरणालु है यहाँ 12th सेंचुरी में पालकुर की सोमनाथा एक बोल के एक राइटर है, उन्होंने जिक्र करे। हमको ये मालूम है कि एक 800-900 ईयर्स से ये जारी है वीरणालु। वीरणालु बोले तो तिरुचीरलवाళ్ళు, तिरुचीरलवाళ్ళు बोले तो ये पेंटेड क्लॉथ रखने वाला। तेरा चीरा मीन्स क्लॉथ, क्लॉथ के ऊपर पेंटिंग। कौन सा पेंटिंग करते? जो इन्हों कहानी बोलते हैं, गाधा बोलते हैं, वो गाधा का पूरा इलस्ट्रेशन रहता। वो इलस्ट्रेशन देखते हुए उन्हों ट्रांस में चले जाता। वो ट्रांस में जाके उन्हों कहानी बोलते रहते। उसका छोटा छोटा चीज़ों से मेमोरी को गलत तरीका से नहीं लेके जाते। अगर गलत लेके गए तो सुनने वाले से प्रॉब्लम आता। उन्होंने बोल सकते कि ये यहाँ आप मिस हो रहे ऐसा। तो ये गुरु म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट, नरेटर, performer, so many roles plays in one place, one incident। वो सुनाना है आज, हमारे लिए सुनाना है। He will उसका जो
यहाँ ऑडियंस रहता है, अकॉर्डिंग टू ऑडियंस ही विल चेंज द एंटायर थिंग। जहाँ ट्रेडिशनल जगह डयास में, टेम्पल में, उसका टेम्पल, हर एक जाति का एक टेम्पल है, वो पूरा देवी देवता का। देवी बोले तो फीमेल एंड देवता बोले तो वही, वो लोगों को ज़्यादातर वही है, मगर उसका ईश्वर का पहले जिक्र लेते हैं फोक में ज़्यादा तरह का वैसा। तो ये पेंटेड स्लेट है, ये भी एक आधार कार्ड है, ये भी एक हिस्ट्री है, ये एक उसका डॉक्यूमेंट भी है। ये लेके गए तो कोई तो भी कहीं तो भी उसको मान मर्यादा देते हैं, रेस्पेक्ट देते हैं, और उसको ले आके उसका कथा कहानी सुनते हैं। ऐसा ये कॉपर प्लेट है ना, ये कॉपर प्लेट 65 कम्युनिटीज़ के पास है। 65 कम्युनिटीज़ में इनटू कितना रहता, आजकल ख़त्म हो गया। बच्चों ने इसको ले जाके किराना शॉप में दिए तो कुछ चॉकलेट दिए, कुछ दिए, उसके लिए भी ख़त्म हो जा रहा। और इसका कलेक्शन भी कहीं कहीं से लोग आके कलेक्ट करके लेके जा रहे। वो लंदन म्यूज़ियम में ऐसा कॉपर प्लेट्स, इसको बोलते हैं हम हक्कु पत्रा, राइट ऑफ डीड्स। ये डीड्स का हिस्ट्री के लिए तरस जा रहे वेस्टर्न कंट्रीज। इसका ये मटेरियल पूरा वहाँ मिल सकते हैं, अपने पास नहीं है, किसी के पास नहीं है। इंडिया में तो असल एक जगह हम नहीं बोल सकते कि ऐसा उपजाति वाले का मटेरियल कल्चर यहाँ दिखता बोल के, बट दे आर वेरी इंटरेस्टिंग। एंड उसका पीछे का हिस्ट्री बहुत अच्छा मज़ेदार का बात रहता। उन्होंने कैसा बनाते ये पेपर, हैंडमेड पेपर उन्होंने ही बनाते। ये इतना बोले तो कोई परेशान होता कि ये साहब ने ज़्यादा कुछ बोल रहे होंगे। नहीं, हैंडमेड पेपर, हैंडमेड से क्या नहीं कर सकते। वो पेपर, वो उनका काम ही वही है। पेपर बनाते, पेपर बाउंड बुक बनाते, उसमें लिखते हैं। मैं बोले ना, गवर्नमेंट आर्काइवल ऑफिसेस रहते हैं, मगर एवरी उपजाति फैमिली इज आर्काइव्स। इतना इतना बड़ा पेटी में पूरा हिस्ट्री रहता है। वो पाम लीफ रहता, पेपर मैनस्क्रिप्ट्स रहते, उसका शिष्य का नाम रहते, उसका कितने दिए, उनका आर्काइव्स माने उसका कितना लैंड है, अडॉप्शंस कितने लोगों के लिए, ये पूरा डिटेल्स उसके पास रहते। वो होना चाहिए। कभी झगड़ा हुआ तो भाई भाई का बीच में, उससे मालूम पड़ता ये किसका है, ये किसका हिस्सा है, कितना हिस्सा है, ये पूरा डिटेल्स। ये दिस इज कला के माध्यम से जोड़ के रहता। उन्होंने रिसाइट करते, कोई बड़ा फैमिली है तो उसका वक्त का उन्होंने रिसाइट भी करते, गोत्र और हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री। तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से सक्सेसफुली दे विल लर्न एंड टीच। वो एक अच्छा स्टूडेंट रहे, एक अच्छा टीचर भी है। और एक बात है कि ऐसे 30 स्टोरीज में हम 3-4 कलेक्ट करें ओरल नरेटिव्स। अभी तक एक 5-6 पुराना प्रिंट हुआ, ये डक्कली जाम्बा पुराना, ये 5 डेज एक कहानी है। इसमें जो कंटेम्परेरी हिस्ट्री भी आता है, अकॉर्डिंग टू द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सिंगर नरेटर, बीच बीच में उसका शिष्य को जो ज्ञान देने का है वचन, उसमें मिला के एंटरटेनमेंट एंड एजुकेशन मिला के सिखाते।
अपना स्कूल यूनिवर्सिटी में ओनली एजुकेशन, वो मैकेनिकल एजुकेशन टीचिंग मेथोडोलॉजी यूज़ करके, बट ये लोग एंटरटेनमेंट करते हुए वो एजुकेशन देते हैं। ये पूरा ये जाति का और उपजाति का ये दोनों का रिलेशन क्या है वो ही बता देंगे। और लास्ट में यहाँ एक टैंजिबल एंड इंटैंजिबल cultural nexus of subcaste cultural communities or dependent communities or भिक्षुक गायकास, ये sacred narrative art form or art form of tribal and folk and others, ये आदिवासी में भी है, सब कास्ट सब ट्राइब सिस्टम। गोंडी को रहता है तोटी प्रधान ऐसा, और कोया को रहता है 4-5 नहीं 10 सब ट्राइब सेक्ट्स, उसके ऊपर उसका क्लैन उसका कल्चर में रहते हैं। और एक मैं भूल गया, दिस इज़ मोटिव्स, उसका ये पकड़ के ही जाना इसका जैसा। थोड़ा लोगों को ये रहता है, थोड़ा लोगों को ये कॉपर प्लेट रहता है, थोड़ा लोगों को ये रहता है। ये काकी पड़गला वारू का ये मोटिव है। काकी माने तो क्रो, पड़गा मीन्स सांप का, नागा देवता, ऐसा यही लेके जाना है। ऐसे पूरा का पूरा लुप्त हो गया। दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर फॉरिनर्स, नॉट फॉर इंडियंस। ओके, क्यों बोले तो हम देख के हैं वो उनको तो एकदम इसका हिस्ट्री चमकाते हैं, तो ये भी बनाने में उसका डिज़ाइन कैसा करना, यही डिज़ाइनर्स है जो 1-2 ऐसा बनाने वाला मेटल मूर्ति बनाने वाला बना सकते। वंस अगेन साहित्य कला, narratives with performances, narrating with performance and playing music, ये पूरा एक ही करता है। कथा बोलते हैं, संगीत बजाते हैं, वो डांस करते हैं और ड्रामेटिक परफॉर्मेंस देते हैं और पेंटिंग करते हैं, क्या नहीं करते हैं। और ऐसा कला ये लोगों के पास है, सबके पास सब नहीं रहते, मगर मेरा बोलने में ये पूरा जनरलाइज करके ये मैं बता दिए। उसका साहित्य कलेक्ट करने का, उसका पुराण गाथा कलेक्ट करने का फ़र्ज़ हमारे ऊपर है, वो लोग नहीं कर सकते, हम करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर है। थैंक यू वेरी मच। So, how I came to understand something of what is Bhiksha Vritti, what are traditional castes, how is village life, and what sustained village life for centuries. What has been at the core of that society, that it has been so vibrant and has remained vibrant for so many centuries. This fact has actually miffed any number of historians and people who have studied India, that despite so many invasions, the core of its culture has not been destroyed, right? For instance, Christianity came to India, but it couldn't convert the entire society. In many African countries, mass conversion was possible in just a few years. So it's all related to the way human identity and community identity has been built in this country. Who created this system, that is very difficult to fathom, but it has been going on. When I joined All India Radio, after a few years, I came to know about a Jatara, a Grama Devata, a rural goddess festival in the town of Tirupati. Not Tirumala, the Venkateshwara is on the top of the hill. Down below is the village, town Tirupati, which was a small village. Now, every village in South India definitely, and in many parts of North India, I hope even in Madhya Pradesh, has one or many deities which are called village deities. That these are deities protect the village in different forms.
and they are different from the mainstream gods about whom we all know. Every year there's a grand festival to please the goddess, that she gives boons to the village, that she protects the village, that the village has enough rains, etc. So when I started reading about that Jatara, what happens in the Jatara is that men take the guise of women and they go in procession. So men taking the guise of women and nobody looking down on it, and they walking proudly. And also in that village, during the 7 days of Jatara, there is a lot of holy cursing that happens. So this looked like the Western concept of carnivalesque, and that got me interested into village goddesses, and thereby gradually I came to understand how our folk music and folk narratives function. During my stint at Hyderabad, I came to meet Mr. Tirumala Rao, who introduced us to many fine folk narrative artists, and we could record many of those Puranas. You know, these are independent Puranas, different from the Sanskrit Puranas. How come it is that these tales, these Puranas have entertained our people for centuries, they regaled them, but somehow the mainstream society in the modern times didn't take any recognition of that? How did this happen? What made us so blind? If you ask anyone who has lived in a Telangana village or in a South Indian village, they would be able to tell you that yes, these people come, different kinds of narrators who have their own long stories, Puranas, which can go up to 20 days, 30 days, 40 days. They're independent Puranas, grand narratives. But somehow during the modern period we kept them aside and moved with a different kind of understanding of our own society. After coming to Adilabad, I stayed there for 8 years and had the opportunity to record many folk and tribal mythological narratives. The recording is possible because we have narrators for each community. Like each community, by community I mean what we generally call as caste. Okay, caste, that's a problematic definition. I'm not going to go how the caste has been defined by Westerners. But if we call it as a community, which is akin to a tribe, okay, a tribe has one kind of people. They are related to each other through generations of genealogical relationships, and generally they have one profession. So this profession and this community relationship creates a unique identity, a unique sense of who we are, that हम गोंड हैं या हम कुम्हार हैं, हम एक अलग तरह के लोग हैं. We are specifically Kumhars. Why we are specific? Because that is told in their Puranas, and the Puranas are the memory of the Puranas is kept by the subcaste or another smaller community which is dependent on this community to keep its memory intact, its pride, its cultural identity, how this community came to be formed. So जब वो पुराण बताता है, जैसे कि कुम्हार का पुराण बताने वाले हैं, तो उसमें क्या होता है कि उस पुराण में सभी पुराण आदिकाल से शुरू होते हैं, सृष्टि से शुरू होते हैं. सृष्टि के बाद कुछ परिणाम होने के बाद कहीं पर समाज में एक ज़रूरत होती है जिसकी पूर्ति इस समाज के आने से होती है. तो एक ज़माना था जब लोगों को पानी भरने नहीं आता था, पानी भर के पीने के कोई तरीका ही नहीं था. तो तब पार्वती ने किसी को ये वरदान दिया और उसको दिखाया कि मिट्टी को इस तरह से करने से घड़ा बन जाता है और पानी भरा जा सकता है. हिस्टोरिकली दिस इज़ अ ग्रेट ट्रांसफॉर्मेटिंग इवेंट. जब लोगों को पानी भरने आया किसी पात्र को बनाकर, उससे पहले क्या होता था, लोग दूसरी तरह से इसका निर्वाह करते थे एंड इट वाज डेफिनेटली नॉट दैट एफिशिएंट. सिमिलरली अभी ये जो आर्टिस्ट हैं, रुंजा आर्टिस्ट, ये रुंजा वाद्य बजाते हैं और उनको रुंजा कलाकार भी कहते हैं. और ये विश्व ब्राह्मण यानी जो हमारे पास विश्वकर्मा, हिंदी में जिनको विश्वकर्मा कहते हैं, उसमें 4-5 जातियां होती हैं. सुनार होते हैं, यू हैव कारपेंटर्स, यू हैव people who make metal vessels, sculptors are also part of Vishwa Brahmans, right? Vishwakarmas. They were the first designers for this society.
आज हम जो डिज़ाइन की फील्ड की बात करते हैं, तो पहले गहने किसने बनाए, पहले सुंदर पात्र किसने बनाए, पहले शिल्प किसने बनाए। किसी ज़माने में पार्वती की शादी होनी थी और दुनिया में ये सब कोई नहीं था, कोई गहना वहना कुछ नहीं था, कोई सुंदरता ही नहीं थी। तो पहली सुंदरता वो पार्वती के लिए इन जाति वालों ने बना के दिया और इसलिए ये पेशा उनका पारिवारिक पेशा बन गया। ये कथा बताई जाती है। तो तुम्हारा ये विशेष धर्म है और तुम्हारे पास ये विशेष प्रतिभा है कि तुम ये चीज़ बनाकर समाज को हर बार दे सकते हो और ये आपके लिए गौरव की बात है। अभी तिरुमल राव जी बता रहे थे कि इसमें कंपटीशन नहीं होता, टेरिटोरियल राइट्स दिए जाते हैं कि आप यहाँ पर ये वृत्ति कर लीजिए, यहाँ ये पेशा कर लीजिए। नाउ दिस इज एन इंटरेस्टिंग फैक्ट दैट कि कंपटीशन ना रहते हुए भी क्वालिटी कम नहीं होती थी ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स में। व्हाट केप्ट द क्वालिटी हाई? द क्वालिटी was kept high because of the pride that is there in this doing this profession year after year। तो ये आपका धर्म है, इससे आपकी जीविका बनती है, पर ये आपका धर्म है, ये आपकी कला भी है। और क्योंकि आपके पास ये कला है, ये धर्म है, आप एक विशेष तरह के लोग हैं, आप एक विशेष व्यक्ति हैं। इस समाज में आपका स्थान विशेष है। ये नहीं होता तो समाज के पास ये चीज़ नहीं होती और ये समाज इस एस्पेक्ट में नहीं चल पाता। सो दिस इज एट द कोर ऑफ द एंटायर कास्ट सिस्टम। When we look at caste system, that caste is also aligned with a particular profession. Now, if you look at historically, those who have studied caste very closely, they say that caste has never been static. New castes have come, castes have merged, people have changed professions. So caste identity has been changing, and today also we can find that how caste identity is changing because of politics, because of government enumerations. People are changing caste names, people want to put another label on their own caste. And when some people go and tell that this is our caste, the government refuses to register because it is not in their list. Coming to bhiksha vritti ki baat. So if you look at the definition of bhiksha, it is not the kind of begging as the person who was beginning this program told us, that it is not that in poverty and penury जो भीख मांगी जाती है उसको हमारे संप्रदाय में उसको भिक्षा नहीं कहते। उसको तो अन्नदान करना है, तो जो कर सकता है वो करता है। पर जो भिक्षा है इज ए स्पेशल काइंड ऑफ एग्रीमेंट, बिकॉज ही ऑफर्स यू समथिंग, वो कुछ देता है इसलिए आप उसको भिक्षा देते हो। तो भिक्षा इज लाइक एन ऑनर और इट इज अ राइट और इट इज अ ट्रेडिशनल एग्रीमेंट। इट्स अ प्रिविलेज टू गिव भिक्षा, इट्स अ प्रिविलेज टू टेक भिक्षा, बट हम भिक्षा दे पाते हैं, ये हमारे लिए गौरव की बात है। तो ये इस तरह का रिलेशनशिप है। उसी को जो गुरुजी रविंद्र जी शर्मा उसको भिक्षा वृत्ति कहते थे। तो उस तरह से अगर देखा जाए तो ये जो एक जनरल ओपिनियन बना हुआ है और सेटल हो चुका है कि ब्राह्मण ही ज्ञानी हैं हमारे समाज में या ब्राह्मण ही पुजारी हैं, तो ये एकदम बिल्कुल गलत धारणा है। अगर आप गांव में जाकर वहाँ की असलियत, अभी की असलियत या 50-60 साल पहले की असलियत देखें तो हर समाज का यानी हर जाति का, जिनको हम कास्ट कहते हैं, उनके अपने पुरोहित होते थे। ब्राह्मणिक का पौरोहित्य हर समाज में हर कास्ट का नहीं था, ठीक है। और अगर कहीं है तो ब्राह्मण भी तरह तरह के होते थे। जैसे कि यूपी में दलितों के लिए, जिनको दलित आज कहा जाता है, उनके भी होते थे पुरोहित, पर वो एक तरह के ब्राह्मण होते थे। So when you start looking at this, the whole understanding of what our society has been starts getting disturbed. So if we say that we know anything about our own country, sorry, we don't know. Even after this kind of sessions, we still don't know a lot, and a lot has already been erased. So what is at the core of India's culture is these identities, which are castes, these communities, ये समाज हैं, ये अलग अलग समाज हैं और ये दूसरे समाजों के साथ रहते हैं। तो एक ही गांव में अगर 10 जाति वाले हैं तो वो 10 समाज हैं, उन सबकी सामान्य संस्कृति होते हुए भी उनकी अलग अलग संस्कृतियां हैं और उसको निभाने की उनकी अपनी परंपरा है। दूसरे कास्टों के साथ दे आर इन रिलेशनशिप, वो प्रोडक्शन रिलेशनशिप्स हो सकते हैं। आपको चीज़ देनी है, उसके लिए दूसरे लोग भी उनको कुछ देते हैं। मतलब एक कुम्हार हर परिवार को अगर बर्तन देता है तो उसको हर साल कुछ देते हैं वो लोग। तो ये एग्रीमेंट होता था। और इसके साथ साथ ये भी होता था कि उस समाज को उसकी कहानी बोलने वाला एक दूसरा छोटा सा समाज हो जाता था
और ये लोग कलाकारी के साथ आते थे। ठीक है, तो हर जाति का एक पुराण होता है, वो बताता है कि ये समाज कैसे आया, ये लोग कैसे आए, इनके पास ये पेशा कैसे आया और उसको लेकर वो कैसे चल रहे हैं और इसके कारण समाज में उनका क्या गौरव है। तो हर इन एवरी लोकेशन ऑफ ईच कास्ट, दैट कास्ट इज इन देयर लोकेशन इज हायर देन एनी अदर कास्ट। तो हमारे पास एक जाम्ब पुराण करके है, राइट। ये किनका पुराण है? ये मादिगा करके, जिनको आप अछूत कह सकते हैं, जो चमार कास्ट को हमारे यहाँ मादिगा कहते हैं, जो चप्पल बनाते हैं या चमड़े की दूसरी चीज़ें बनाते हैं। तो इस पुराण में जो सृष्टि किसकी वजह से आई थी? एक जाम्बवंत करके, उसकी वजह से आई। ये उनका पहले हीरो है, उनका आदि पुरुष है। तो जाम्बवंत और ये जाम्ब पुराण का प्रदर्शन करने वाले एक जाति वाले 3-4 जातियां हैं, वो करते हैं इसकी प्रदर्शन। तो उसमें जो जाम्बवंत का वेश धारण करके आता है, उसके सर पर इतनी बहुत कलरफुल टोपी होती है, बहुत कलरफुल ड्रेस होता है और वो बहुत तेज़ तर्रार आवाज़ में गाते रहता है। तो उसमें ये होता है कि हर कास्ट वाला उससे बात करने आता है। तो एक ब्राह्मण आता है, वो कहता है कि नहीं, तुमने कुछ नहीं दिया मुझे, तूने कुछ नहीं दिया। तो फिर ये एक बड़े गाने में चले जाता है कि तुम्हारे जनेऊ में जो चमड़ा है वो किसने दिया? तुम्हारे जनेऊ में जो हिरण का चमड़ा होता है, बहुत से ब्राह्मण हो, वो किसने दिया? फिर एक कोमटी यानी एक व्यापारी वैश्य आता है कि नहीं, तुमने कुछ नहीं दिया मुझे। तो उसने कहा था कि तुम्हारे तराजू के ऊपर जो वो चमड़े के होते थे, वो धागे जिनसे पलड़ा लटकता था, तो वो किसने दिया तुमको? फिर एक किसान आता है कि नहीं, तुमने मुझे कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। उसने कहा कि फिर तुम्हारी बाउली में से पानी खींचने के लिए जो बहुत बड़ा बर्तन होता है, उसका जो क्या कहते हैं, उसके पीछे नीचे ट्यूब होता है जिससे उसको उठाया ला जाता है, वो किसने दिया? या तुम्हारे बैलों को बांधने के लिए जो तुम्हारी वो होती है, क्या कहेंगे आप उसको, जो रस्सी से आप बैलों को चलाते हो, वो किसने दिया? वो भी चमड़े के हुआ करते थे। तो इस तरह से वो एस्टैब्लिश हो जाता है कि इस समाज में हर जाति का उसके ऊपर आधारित होना ज़रूरी है, उसको उसके पास आना ही पड़ता है। ठीक है, तो ये पुराण, वो लोग मादिगा वाले जहाँ रहते हैं वहाँ ये पुराण कहा जाता है। तो उस पुराण में वो अपने आप को सभी जातियों से पहले मानते हैं कि ब्राह्मणों ने भी ज्ञान हमसे ही सीखा, ब्राह्मणों ने वेदों का ज्ञान किससे दिया? हमने दिया करके ये डक्कली वाला कहता है। तो सोशल लेवल में या इकोनॉमिक लेवल में फ़र्क हो सकता है, बट कल्चरल लेवल में और सेल्फ अंडरस्टैंडिंग में और सेल्फ प्राइड में कोई जाति किसी जाति से नीचे अपने आप को नहीं समझती अपने लोकेशन में। ये ठीक है कि बाहर आके विलेज में दूसरे ट्रांजैक्शंस में अंतर हो सकता है। सो ये जो है हम सबको ज़रूरी है, हम सबको भी अपने आत्मगौरव की ज़रूरी है। हम उसको कहाँ ढूंढते हैं आजकल? तो ट्रेडिशन में इसको, मतलब इट वॉज ए स्टैटिक टेक्नोलॉजी था, टेक्नोलॉजी नहीं बदल रहा था। उस वक्त इतने अच्छे सुंदर सिस्टम को बनाया गया कि आप दूसरी कम्युनिटी से आपका रिलेशन भी ऑनेस्ट है। At your location, you know who you are and you have an ability to feel special about you. और इसका जो कथागान करने वाला है वो बहुत, उसमें संगीत होता था, जैसे अभी तिरुमल राव जी बताते थे, उसमें नाट्य होता था, उसकी वेशभूषा बहुत सुंदर होती थी, उसके गान में सुर कभी नहीं जाता था, और वो एक बहुत बड़ा पुराण बोलता था। इट्स लाइक ए नॉवल, यू आर रीडिंग ए बिग 50 पेजेस और 100 पेजेस नॉवल। ये रामायण महाभारत, इनसे उन पुराणों को आप सुनकर देखिए। बहुत ज़्यादा तो तेलुगु में बचे हैं, दूसरे प्रांतों में भी बचे हैं, ऐसा नहीं है कि उस स्तर पे नहीं है, पर हैं। ओनली व्हेन वी अंडरस्टैंड हाउ डिफरेंट कम्युनिटीज़ हैव बीन हेल्ड इन देयर thrall for centuries by these performing artists. Only in the modern times, the entry of new kind of definitions, new kind of looking down at people which the Westerners have created, have disrupted our own understanding. And we have problematic definition of caste, problematic definition of subcaste and their relationships. ठीक है, अभी सब कुछ गड़बड़ भी हो चुका है, फिर भी इन सब को जानने से हमको एक अच्छे समाज को किस तरह से चलाया जा सकता है। समाज में जो बहुत से समाज होते हैं, ग्रुप्स होते हैं, उनको अपनी अपनी आइडेंटिटी दी जानी चाहिए, और वो आइडेंटिटी कैसे क्रिएट करनी चाहिए, कैसे सस्टेन करनी चाहिए, और उससे
किस तरह का कल्चरल एटमॉस्फेयर होता है, किस तरह का फिलोसॉफिकल एटमॉस्फेयर होता है, और एक कॉमन थ्रेड से हम सब बंधे हुए भी हों, फिर भी अपने लोकेशन में हम सब की अलग अलग आइडेंटिटी होती है. तो दिस इज़ if you get into the details, this is an extremely complex thing, and a lot of it has to be still documented, discovered, correlated. Some work has been done by people like Mr. Tirumal Rao and others, and it has especially been done in Telangana and Andhra. Some work has been done in Karnataka and other states. पर जातियां जिस तरह हमारे पास हैं उस तरह ही देश के हर राष्ट्र में हैं. तो हर राष्ट्र में हर जाति का कथागान करने वाला होना चाहिए था ना, रहता ही होगा. अगर नहीं रहता तो हर कास्ट में अपने बारे में इतनी स्ट्रांग आइडेंटिटी क्यों है? ठीक है, तो वो सिंक हो गई है इसलिए चल रही है. वो कहानी हमें मालूम ना हो हम किस तरह से खेती में आए. अगर मैं खेतीगर परिवार में हूं तो हमारे यहाँ आपको खेती कैसी आई ये बताने वाला भी एक हमारा कथागान करने वाला होता था, और वो हर साल आके बताता था. तो उसको दक्षिणा दी जाती थी विद ग्रेट ड्यू ऑनर एंड थिंग. ये जो भिक्षावृत्ति है जो इन जातियों के बारे में कही जाती है, ये एक तरह की भिक्षावृत्ति. दूसरी भिक्षावृत्ति वाले ऐसे भी हैं जो बहुत से कास्ट के लिए कहानियाँ सुनाते हैं और बहुत से कास्ट का मनोरंजन करते हैं, या फिलोसॉफिक या तात्विक ज्ञान देने वाले भी बहुत से होते हैं. तो इन सब में भी आप देखिए हर एक जो भी है भिक्षावृत्ति में उसकी वेशभूषा एक डिफाइंड होती है, क्योंकि उसको ये चाहिए कि वो एक स्पेशल तरीके से दिखे. ठीक है, क्योंकि वो एक चीज़ आपको देने आ रहा है. तो इसीलिए उसकी वेशभूषा का भी अपना डिज़ाइन होता था, उसके गान का भी डिज़ाइन होता था. वो कब कब आता है उसकी भी पीरियडिसिटी और स्पेसिफिसिटी भी डिफाइंड होती थी. एक गायक को आप देखेंगे कल, उसका नाम है बाला संतु. वो सुबह बैठा हुआ था उस तरफ, एक बहुत अच्छा छाती पे उसका क्विल्ट था विच हैज़ लॉट ऑफ कलरफुल पैचेस ऑफ क्लॉथ स्टिच्ड ऑन टू इट. तो वो क्या करता है, 3 बजे से 5 बजे गांव में सुबह सुबह घूमने जाता है, और कुछ महीनों में वो हर सप्ताह भी आता है. उसका नाम है बाला संतु. बाला यानी तेलुगु में औरत यानी यंग औरत, जनरली गर्भिणी औरत या जिसका भी बच्चा हुआ है, यंग वुमन. और संतु यानी या तो संतोष करने वाला या संतान भी हो सकता है. तो ये बाला संतु गांव में जाता है बालाओं का और उनके संतानों को उनको खुश करने. तो हर गांव घर पे जाता है, और उसमें घर में कोई गर्भिणी स्त्री हो तो उसको मालूम होता है, अगर वहाँ कोई नया बच्चा हुआ है तो वो मालूम होता है उसको. तो वहाँ जाकर 5-6 मिनट आप उसकी वेशभूषा का प्रदर्शन कल देखेंगे. वो गाता है उसके पूर्वजों से मिलाते हुए कि उसके मरे हुए कोई दादा होंगे, नानी होगी, तो स्वर्ग में जो हैं उनके लिए वो बताता है कि देखो यहाँ पर आपकी पोती हुई है, या आपके घर में बेटी हुई है, और वो सभी सुखी हैं. और इसको भी आशीर्वाद दे के जाता है कि तुम्हारे ये पिता थे, नाना थे, दादा थे, ये सब लोग तुम्हें देख रहे हैं, तुम्हारा जन्म हुआ है और तुमको मेरा आशीर्वाद है. और ये इस तरह से बजाते हुए पूरे गांव घूम के चले जाता था. तो सुबह सुबह जब लोग उठ रहे हैं और अपने घर के सामने झाड़ू मारने जा रहे हैं, 4 बजे 5 बजे करते थे, लिपा पोती करते थे, उस वक्त अगर कोई आके आपको अपने घर में एक नई संतान हुई है और आपके पूर्वजों से भी वो आपका संबंध जोड़ते हुए और बहुत सुंदर तरीके से गाते हुए जाता है, तो आप उसको तो बहुत खुशी से कुछ चावल वावल भर के दोगे ना. तो ये look at the kind of psychological satisfaction this creates very early in the day, right? So these things were understood in a very beautiful way in our society. We cannot ask the question who designed it, that is beyond tracing, but it exists and it continues. I'll read just 3 lines from this book from a famous Indologist and cultural study theorist called Mr. Bala Gangadhara, who works in Belgium, and it's called as the Ghent School of Cultural Studies. This I'm just putting for you to mull over on that. The Ghent School, initiated by Professor Bala Gangadhara, gives the clearest explanation of jatis in its theory of cultural differences. It states that performative
or practical learning dominates in Indian culture, in contrast to the theoretical or doctrinal dominance of Western culture. The Jati phenomenon clearly fits into the framework of the dominance of the performative learning in Indian culture. Locating the theoretical or doctrinal foundations regarding the origin and proliferation of Jatis is difficult. Though doctrinal criticisms of alleged anti-caste movements do exist, Jatis constantly evolve as a result of criticisms and not as a result of contestations about doctrinal beliefs. Thank you. आदरणीय जयधीर जी, सुमनस्पति जी और नरेंद्र बहादुर जी और मित्रों, बहुत ही रुचिकर चर्चा हुई है और मुझे लगता है कि हम थोड़ा सा सभ्यता के विमर्श की तरफ लौटें तो इसकी जड़ें खोज पाएंगे। अंग्रेज़ों के आने के पहले जो हमारा देश था, हम थोड़ा उस तरफ नज़र दौड़ाएं। मैंने यहाँ स्टॉल में देखा है कि धर्मपाल जी की कुछ किताबें रखी हुई हैं, उसमें इसका बहुत ही तथ्यपूर्ण विश्लेषण रखा है, उन्होंने प्रमाणों के साथ रखा है। और भारत का जो पूरा पुनर्जागरण काल है, आप उसको देखें और फिर उसमें महात्मा गांधी के प्रवेश को देखें तो गांधी जी उसी समय इस बात को पहचानते हैं और वो सभ्यता का एक विमर्श खड़ा करते हैं। दरअसल आज हम जिन चीज़ों का रोना रो रहे हैं कि हमारे हाथ से कैसे हमारी चीज़ें फिसलते चली गईं, हम लोगों ने अपनी उज्जवल विरासत को संभाला नहीं, सहेजा नहीं और आज वो विलुप्ति की कगार पर पहुंच चुकी हैं। तो उसकी जड़ें कहीं सुदूर औपनिवेशिक काल में हैं और महात्मा गांधी ने सचेत किया कि दरअसल ये सैन्य पराजय नहीं है, ये सभ्यता की पराजय है। हम लोगों ने मान लिया था कि ये जो औद्योगिक क्रांति आई है और जो औद्योगिक सभ्यता सामने से चली आ रही है, यही सिरमौर है और हम आंखें बंद करके उसके पीछे चल पड़े। इस सत्र में बातचीत हो रही है इकोनॉमिक्स की, कला और उसके आर्थिक एस्पेक्ट की। तो आप देखें कि आप भारत की इकोनॉमी को देखेंगे तो भारत का जो पूरा निर्यात था वो मेवे मसालों के साथ साथ जो सबसे बड़ा आमदनी का जरिया था वो कला कारीगरी की वस्तुओं के जरिए आता था। तो ये कला कारीगरी का काम करने वाले लोग कौन थे जो कला को सहेजे हुए थे? तो मुझे लगता है कि हमको थोड़ा सा पहले जाकर के भी इन सब चीज़ों को देखना पड़ेगा, परखना पड़ेगा। भारत की जो पूरी जातीय परंपरा है, भारत की जो पूरी ग्राम इकोनॉमी है, इसमें जो फेस टू फेस सोसाइटी थी, हम लोग परस्पराभिमुख समाज थे, हमारे बीच में आपस की लेनदारी थी, देनदारी थी। तो आपस का हम लोग आपस में एक दूसरे पर निर्भर थे। वो एक समाज शास्त्र था जो एक दूसरे पर डिपेंड था। वो अगर टिकेगा नहीं तो हम इसको कैसे टिका पाएंगे? तो जाहिर है कि हम एक ऐसी यात्रा पर निकले जिसमें ये सारी चीज़ें पीछे छूट गईं। तो अब हम अभी नींद से जाग रहे हैं, हमको लग रहा है कि अरे हमारी ये चीज़ हमारे हाथ से छूटती जा रही है, छूट गई और कुछ तो लुप्त हो गई। यहाँ बाना गायकी के साथी आए हैं मध्य प्रदेश के डिंडोरी ज़िले से। ठीक कहा सुमनस्पति जी ने कि हर समाज के अपने पुरोहित थे, पुजारी थे। तो ये गोंड जाति जो होती है, आदिवासी जनजाति है, उसके ये पुरोहित लोग थे, बाना गायकी करने वाले। यहाँ आए हैं कुछ साथी, कहीं होंगे, वो आपके सामने प्रस्तुति भी देंगे। तो उनका भी काम वही था, वो पूरी वंशावली का गायन करते थे। वहाँ शादी ब्याह के अवसर पर, किसी भी मांगलिक अवसर पर वो जा कर के और जो उनके यजमान होते थे उसके यहाँ जाते थे, उनकी पूरी वंशावली का बखान करते थे।
शुरू करके वहाँ से, और उनके सृष्टि का वर्णन भी एकदम भिन्न प्रकार का है। उनका सृष्टि वर्णन अलग है। हमारे यहाँ मनु और शतरूपा की जो साधारण ढंग से बातचीत कही जाती है, तो उसमें वो दूसरे तरह का है। वो कहानी सुनाएंगे कि ये कौआ था और कच्छप था और कैसे वो गया और कैसे मिट्टी लाया और फिर कैसे सृष्टि का निर्माण हुआ। तो पूरी एक गाथा है वो, और उसमें वो फिर उस यजमान की पूरी वंशावली का बखान करते हैं और उनके मांगलिक कार्य में उन देवताओं का आवाहन करते हैं, तब जा कर के उनके मांगलिक कार्य की सिद्धि होती है। तो ये परंपरा हमको तमाम आदिवासी समुदाय से लेकर के और दूसरे जो शेड्यूल कास्ट के जातियां हैं उनमें भी देखने को मिलेगी। अभी हम लोगों ने उमरिया ज़िले में एक मिट्टी महोत्सव का आयोजन किया, तो कुम्हार जाति पर केंद्रित यह आयोजन था। चंदिया हमारे यहाँ एक कस्बा है और वो मिट्टी के कला के लिए विख्यात है देश भर में। तो वहाँ हमने ये जब आयोजन किया तो हमको लगा कि कुम्हारों का जो अपना लोकगीत है उसकी प्रस्तुति होनी चाहिए। तो वो पूरे इलाके से लुप्त हो गया है। वो कुछ जहाँ से नरेंद्र आते हैं, नरेंद्र बहादुर सिंह, उनके सीधी ज़िले में और सिंगरौली ज़िले में कुछ जगह पर बचा हुआ है जिसको इन्होंने पहचाना है और उसको संरक्षित करने का प्रयास कर रहे हैं। तो जब हमारे इलाके में हम उनको लेकर के आए तो हमने देखा कि वो खुद ही नहीं पहचान रहे हैं कि हमारा लोकगीत है। जिसका लोकगीत है वो उसी समुदाय के बीच में उसकी प्रस्तुति हो रही है और वो खुद उसको नहीं पहचान रहे। तो ये एक परंपरा के विस्मृति का दौर है जब हम अपनी ही चीज़ों को हाथ से खोते जा रहे हैं। पर मुझे लगता है कि अब जब हम कुछ सहेजने की इस तरह के जो प्रयास हो रहे हैं उसमें जब हम जाते हैं तो मुझे लगता है कि कुछ थोड़ा जो बुनियादी सवाल हैं इसके सामने उस पर भी हमको विचार करना चाहिए। और विचार करने की जब ये बात होती है तब हमको ये देखना पड़ेगा कि ये जो नीड और ग्रीड का जो द्वंद्व है और जो आज जिस तरह की मारकाट मची हुई, तब के समाज में उस तरह की नहीं थी। एक संतुष्टि का एक अलग तरह का लेवल था समाजों में और सब लोग जो जिसको जो जितना प्राप्त था उसमें वो संतुष्ट था अपनी भूमिका से, और उस भूमिका के जरिए उसको जो प्राप्त था उसके साथ वो संतुष्टि का जीवन जी रहा था। लेकिन क्या आज हम कल्पना कर सकते हैं कि कुम्हार का बेटा उस कुम्हारी से जो अर्जित आजीविका है, जो कुछ भी वो अर्जित कर पाता है उसका पिता, क्या उसका आज की आधुनिक पढ़ाई पढ़ा हुआ बेटा उसको कबूल करेगा? वो नहीं करेगा, नहीं कर रहा है। इसीलिए चीज़ें विलुप्त हो रही। मैं खूब आदिवासी क्षेत्रों में जाता हूँ और हम कहते हैं कि चलो अपना लोकगीत सुनाओ, तो वो कोई पंजाबी भांगड़ा सुनाता है, कोई छत्तीसगढ़ी सुना देता है, कोई कुछ सुनाता है। अपना लोकगीत उसको मालूम नहीं, क्योंकि वो इन्फीरियर समझते हैं। एग्जैक्टली सही कहा आपने कि वो इन्फीरियर समझते हैं। वो जो आज की पढ़ाई उसने पढ़ी है तो उसको लगता है कि ये तो इसको गाना या इसको याद करना अपनी दादी नानी से ये इन्फीरियर काम है, ये किस काम का है, इसको याद करके मैं क्या करूँगा। आज तो इससे उसको कोई सम्मान मिलने वाला नहीं है। तो जब उसको किसी भी चीज़ को आप तभी समाज में टिका सकते हैं जब उससे उसको सम्मान मिले और उसकी आजीविका समृद्ध हो। तो हम ये देख रहे हैं कि आज हम जहाँ पर खड़े हैं उस जगह पर जो ट्रेडिशनल धंधे हैं, जो हमारी परंपरा से, वो सोनार का हो, लोहार का हो, सुतार का हो, कुम्हार का हो, चौधरी का हो, ये सारा पूरा एक ताना बाना था। वो ताना बाना आज विच्छिन्न हो गया है। अब हम अगर चाहें कि हम आज के समाज में हम उसकी पुनर्प्रतिष्ठा करना चाहते हैं तो क्या वो संभव है? वो संभव नहीं है, क्योंकि आज उससे उसको न तो सम्मान प्राप्त हो रहा है और न सम्मानजनक आजीविका प्राप्त हो रही। तो मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों को एक तरफ हम जब देखते हैं तो हमें ये देखना पड़ेगा कि जिस हम परंपरा की आज बात करते हैं उस परंपरा को सहेजने वाला न वैसा ग्राम समाज बचा है, न वैसी कोई शासन व्यवस्था बची है, और न वैसा कुछ आज का जो मौजूदा दौर है उसमें कोई एक्सेप्टेबिलिटी बची है। अगर ये तीनों चीज़ें नहीं हैं तो हम उसको कैसे स्थापित करेंगे? तब होता है कि वो
शायद कला के एक विशिष्ट स्वरूप के रूप में संरक्षित की जा सकती है अगर आज की शासन व्यवस्था और आज का जो लोकमानस है, अगर वो ये चाहे कि हाँ, हमको अब भले ही ये पुराने स्वरूप में हम उसको भले ही न स्थापित कर पाएं, पर एक कला के माध्यम के रूप में आज हम उसको बचा सकते हैं, तो उसको बचाने की निश्चित रूप से कोशिश की जानी चाहिए। शुक्रिया। आप सभी का स्वागत। जो भिक्षावृत्ति शब्द है, तो मैं इतने सारे बघेलखंड क्षेत्र में अलग अलग जातियों के साथ मैंने काम किया है, भैया के साथ, संतोष भैया के साथ। तो मैंने ये देखा है कि किसी भी जाति के लिए, चाहे बासदेव हो, बादीगीर हैं, कुम्हार हैं, इनके लिए भिक्षा शब्द का प्रयोग नहीं होता है। जो भी देते हैं वो भिक्षा शब्द है ही नहीं। दरअसल जो बसदेव हमारे यहाँ हैं, वो नैतिक रूप से समाज को समृद्ध करने का काम करते हैं। उनके पास गाथा है कर्ण की, बिल्कुल अलहदा तरह की कर्ण की कथा है जो आपको पुराणों में या बाकी कथा नहीं मिलेगी। कर्ण की है, राजा नल दमयंती की है, राजा हरिश्चंद्र की है, मोरध्वज की है, कृष्ण की बहुत सारी कथाएं हैं, राम वनवास के बहुत प्रसंग हैं, और एक कथा है श्रवण कुमार की। ठीक से याद है 10-12 साल पहले तक जो बसदेवा भी गायन हुआ है, ये लोग घर आते थे, मुश्किल से 12-13 साल हुए, और 4 बजे भोर के वक्त आ जाते थे घर में। वो जगाने का काम जो है हम सबको करते थे, तो जिसको पढ़ना होता था पढ़ता था, लेकिन 1 घंटे हमारे बड़े पापा सबको बुला लेते थे घर में, बसदेवा आते थे और श्रवण कुमार की गाथा सुनाते थे। श्रवण कुमार की गाथा जो पौराणिक ग्रंथों में है वो नहीं है, लोक की बिल्कुल थोड़ी अलग है, उनकी पत्नी की। उसमें एक प्रसंग है, वो तब का याद है कि जब दशरथ श्रवण कुमार को बाण मार देते हैं हिरण समझकर, श्रवण कुमार मर जाते हैं, तो दशरथ श्रवण कुमार के माता पिता के पास जाते हैं, कहते हैं कि श्रवण कुमार गलती से मेरे द्वारा मारा गया, तो मैं आपकी जो कामर है वो गंगा तक पहुंचा देता हूं, क्योंकि अंतिम आपका जो यात्रा हो गंगा तक जाना था। तो बहुत बुरा भला कहते हैं कि ठीक है तुम ले चलो। अब जब गंगा के किनारे ले जाते हैं और गंगा से विनती करते हैं दशरथ कि श्रवण कुमार नहीं है, तो गंगा माई मेरे हाथ से ये कामर, उनके रास्ते में उनके माता पिता श्रवण कुमार के मर भी जाते हैं, पूरी एक कहानी है, तो मेरे हाथ से ये कामर स्वीकार कर लीजिए। तो कहते हैं कि गंगा प्रकट होती हैं, उसमें है गीत में, और कहती हैं कि मैं तेरे हाथ से कामर स्वीकार नहीं करूँगी। दशरथ अपने पूरे कुल का वर्णन करते हैं कि मैं दिलीप के परिवार से हूँ, मेरे पुरखों ने इतना इतना समाज के लिए, देश के लिए, ब्राह्मणों के लिए, गायों के लिए बहुत सारी किस्सा सुनाते, इतना इतना काम किया है, मेरे हाथ से स्वीकार करना चाहिए आपको। तो कहते हैं कि तुम्हारे कुल का सारा प्रताप, सारा काम एक तरफ, और तुमने श्रवण कुमार को मारा, क्योंकि श्रवण कुमार उसमें है गीत में कि पूरे उस दौरान उस समाज का मतलब उदाहरण थे कि बेटा हो तो श्रवण कुमार जैसा। तो तुमने जिसको मारा है उस कारण तुम्हारे पूरे कुल का प्रताप नष्ट हो जाता है, तो तू मेरे नज़र में पापी है, भले गंगा पाप धोती, लेकिन मैं तुम्हारे हाथ से कांवर स्वीकार नहीं करूँगी, लेकिन क्योंकि समाज मुझे बाद में, लोक समाज जो है मुझे बुरा भला कहेगा। गंगा ऐसा कहती हैं, और कहती हैं कि तू कांवर वहीं नदी के किनारे घाट पर रख दे, अगर मुझे स्वीकार करना होगा श्रवण कुमार के बहाने तो मैं कांवर को स्वीकार कर लूँगी। और दशरथ रोते हुए कांवर को नदी की घाट पर रख देते हैं, और एक लहर आती है गंगा की, और कांवर जो है नदी में समा जाती है। तो लोक में इस तरह की चेतना भी है, इस तरह का विरोध है, प्रतिरोध है। इस बहाने भी मुझे लगता है कि इन सारी गाथाओं का संरक्षण होना चाहिए, और इन पर समाज को काम करना होगा, क्योंकि सरकार के भरोसे कुछ नहीं होना। आज तक कोई भी सरकार किसी भी कला रूप का संरक्षण नहीं कर पाई है। देखिए, बात यह है कि जितने भी कला रूप हैं हमारे, मैंने देखा है बघेलखंड क्षेत्र के सारे दरअसल खेती से जुड़े हुए उत्सव हैं और संघर्ष के प्रतिरूप हैं। एक कहते हैं कमी समाज में थी
जो हमारे यहाँ कर्मा होता है आदिवासियों में, तो बताते हैं कि कर्मा शुरू हुआ शादी ब्याह में, क्योंकि शादी ब्याह में बहुत सारे मेहमान आते थे, तो रुकाने की व्यवस्था होती नहीं थी, तो रात भर गा गा के बिताते थे दोनों पक्ष। तो वो जब समय चला गया, वो जीवन शैली बदल गई, तो वो कला रूप भी बदलेगा। और बसदेवा जैसे है, और हमारे यहाँ एक वादी गीत परंपरा है, गोदना गोदने के एवज में कुछ मानदेय लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर वो गोदना नहीं गोदेंगे और 1-2 वर्ष बाद कभी आएंगे वो वादी गीत, तो उनके हक का, उनका अनाज या जो मानदेय वो नहीं मिलेगा, वो मिलता था। ये चीज़ें नहीं हैं। बसदेवा की अभी आपको सुनाएंगे, बहुत सारी गीत हैं। अभी संतोष भैया ने एक कहा था कुम्हार जाति के बारे में। कुम्हार जाति भी उसी तरह की है। उनका एक गीत मैं सुनाता हूँ। वो प्रसंग है राम के वनवास जाने का। राम वनवास जा रहे हैं, कौशल्या उनसे कहती हैं कि आज रुक जाओ, आज वनवास मत जाओ, कल सुबह चले जाना। तो जो राम और कौशल्या के बीच में संवाद होता है, उसका गीत है। आज रहा रघुबरा मोरा प्यारे, आज रहा रघुबरा मोरा प्यारे, आज रहा रघुबरा मोरा प्यारे, रघुबरा मोरा प्यारे, आज रहा रघुबरा मोरा प्यारे, आज रहा। कि आज के रईन अयोध्या बसी जा, ऊँची जा बहुत सकारे, और मैं कैसे रही हूँ मात कौशल्या, दशरथ के कैसे बचाना हमारे, आज रहा रघुबरा मोरे प्यारे, आज रहा। राम कहते हैं कि 9-10 मास गर्भ मां राख्यू, तब न कहू मोहि भारे, और जब रथ हाँ की चलन मधुबन का, और तब कहू माता रहा आँखियाँ के तारे, आज रहा रघुबरा मोरे प्यारे, आज रहा रघुबरा मोरे प्यारे, आज रहा। राम अपने पिता के लिए कहते हैं, ये उलाहना के रूप में है कि ताल खनाइन पुल बंधवाइन, आप रहे रखबारे, कि ताल खनाइन पुल बंधवाइन, आप रहे रखबारे, और तानी बान सरिमन का मारिन, और जे ही दीना के कई हमका देश से निकारे, आज रहा रघुबरा मोरे प्यारे, आज रहा रघुबरा मोरे प्यारे, आज रहा। राम कहते हैं कि जिस दिन दशरथ ने श्रवण कुमार की हत्या की थी, उसी दिन, उसी क्षण कैकेयी ने मुझे राज से निकाल दिया था, और बाकी जो काम वो तो अब पूरा हो रहा है। आप अभी कह रहे हैं, लेकिन कैकेयी ने मुझे तब ही देश से निकाल दिया था। धन्यवाद।